कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन के साथ साथ देश के लोगों का आंदोलन जो है, ये 3 कानून अगर चले भी जाएं किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। कृषि में लगे हुए लोगों को, किसानों को, खेतिहर मजदूरों को एक उस तरह के रेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जैसे एक गंभीर एक मरीज़ को ज़रूरत होती है। टोटल इकॉनमी की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और उसमें एग्रीकल्चर को भी मॉडिफाई और रीस्ट्रक्चर करके उस मॉडल में फिट करने की जो ज़रूरत थी और उसकी कोशिश थी, वो उस मनमोहन सिंह के पीरियड से शुरू हो गई थी। देखिए, उस समय भी पार्लियामेंट में जो उन्होंने कानून पास किए वो एकदम कारपोरेट के या बड़ी कंपनियों के पक्ष के थे। वो चाहे पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के बारे में हो, हाई यील्डिंग सीड के बारे में हो, सीड के कंट्रोल के बारे में हो। ग्लोबल वर्ल्ड में आज इस पेस को और इस दिशा को कोई पीपल्स का बड़ा जो आंदोलन है वही रोक सकता है। जो भी किसी छोटा देश है या बड़ा देश है, उस देश में जो लोगों को इस पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में WTO के अधीन काम करना है या उन्होंने पूरा इस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, इस इकोनॉमिक मॉडल में वर्क करना है जहाँ कारपोरेट वर्क का जगत का वर्चस्व है, तो वैसे ही करना, उस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे उनको। थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं। साल भर में निश्चित तौर पे जो है कम आंदोलन चले हैं जो इतने लंबे समय तक चले हों और जिन्होंने राजधानी को चारों तरफ से घेर कर रखा हो, और इसमें बहुत सारे संगठन 300, 350, 400 संगठन हैं जिनको आप लोग एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एकजुट करके चल रहे हैं। उसमें ज़रूर मतभेद होंगे, खींचतान होगी, फिर भी अभी तक कोई ऐसी बड़ी दरार नहीं आई है, बल्कि आप लोग ज़्यादा एकजुट होकर के उभरे हैं और इसका असर भी देश के तमाम हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। लेकिन इस सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है और आप पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या देश के जिस भी कोने से किसान और किसान नेता इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वह अब क्या महसूस कर रहे हैं? थकान महसूस कर रहे हैं? ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? अगर आप कृषि की सिचुएशन जो है हमारे देश में, पूरी दुनिया में है ऐसी कि कृषि सेक्टर जो है इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो लक्षण मैं बोल सकता हूँ कि जो लक्षण ये दिखाते हैं कि कृषि जो है क्राइसिस में है, कृषि सेक्टर बीमार है। और बीमारी नहीं, इतना सीरियस बीमार है कि उसको एक जैसे पेशेंट बीमार है उसको इमीडिएटली ICU में ही दाखिल किया जाता है। तो कृषि में लगे हुए लोगों को, किसानों को, खेतिहर मजदूरों को एक उस तरह के रेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जैसे एक गंभीर एक मरीज़ को ज़रूरत होती है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है, जिसको सपोर्टिव मशीनरी की ज़रूरत हो सकती है। तो उस नज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लक्षण के चलते हुए ही देश के विभिन्न भागों में किसान संगठन, किसान आंदोलन, इश्यूज़, अलग अलग इशू लेके लड़ रहे थे या प्रचार कर रहे थे। तो उसमें मुझे ये लगता है कि मैं पंजाब से आता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ ये कि कृषि सेक्टर में कुछ ऐसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में, उससे पहले भी ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में भी कृषि सेक्टर में जो डेवलपमेंट करने के नाम पर ऐसा लगता है या ऐसा किया जा सकता है, इसको प्रमाणित किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में अपनी ज़रूरतों की वजह से जो हमारा शासक वर्ग है उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट के नाम पर कुछ तब्दीलियां करनी शुरू की। वो ग्रेन, अनाज की जो एक तरह का स्कैर्सिटी थी, जिसके चलते हुए भूख मरी होती थी, या लोगों में
लोगों को पूरा कुपोषण में लोग शिकार होते थे, बहुत बार मौतें भी हो जाती थी भूखमरी से। तो इन तमाम चीज़ों को जो चेंजेस करने की उन्होंने कोशिश, जो मॉडल यानी वेस्टर्न मॉडल को यहाँ कॉपी करके इम्प्लीमेंट किया, तो उसका मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आई, मंडी उन्होंने बनाई पंजाब हरियाणा में, और ऐसे ही हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स हैं वो लाए। फिर इनपुट में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। फिर धीरे धीरे हमने देखा, मैंने अपनी आँखों से सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर में देखी है कि कैसे बैल से खेती, छोटी मशीनरी में, फिर ट्रैक्टर में, फिर छोटे हल से 2 हल वाला एक बैल वाला हल होता, फिर उसके बाद बड़ा ट्रैक्टर वाला हल आया। तो ये जो तब्दीलियाँ आईं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में पूंजी का, कैपिटल का निवेश था जो, वो ज़रूरी हो गया, और हर किसान को उस निवेश के लिए डिपेंडेंट था वो, या तो मनी लेंडर के ऊपर, या फिर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, या फाइनेंस कंपनी के ऊपर। तो इससे हम देखते हैं कि जो खेती कभी बेशक वो उस तरह की डेवलप नहीं थी, लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी के रूप में, भले घर में अनाज भी था, सब्जी भी थी, दाल भी था, तेल भी था, कपड़ा भी था, जूता भी था, हर चीज़ घर में, वातावरण भी साफ था। तो वो ऐसे घर में सभी गांव के तकरीबन होती थी। लेकिन ये मॉडल आने के बाद हम ये देखते हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, और इन्वेस्टमेंट के लिए किसान को खेती के बाहर जो एजेंसीज़ हैं उसके ऊपर निर्भर होना पड़ा, क्योंकि ये मॉडल में कैपिटल पहले चाहिए, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर कैपिटल आता है। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि ये जैसे ही आगे बढ़ता गया, तो उसमें एक मेजर जो चीज़ आया वो था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो थे, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड वेंट एडवर्स टू द फार्मिंग कम्युनिटी। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ी, तो एक स्टेज में जाके हम देखते हैं कि कॉस्ट के साथ साथ जो बेनिफिट फार्मर्स को हो रहा था, बल्कि अब फार्मर्स को बेनिफिट कैसे हो रहा था, नंबर 1 उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था, नंबर 2 बैरन लैंड को फर्टिलाइज्ड लैंड, उसमें फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा था, नंबर 3 पर एकड़ यील्ड हर साल थोड़ा बहुत बढ़ती थी। तो उससे देखते हैं हम कि इनपुट कॉस्ट जो है वो इनपुट कॉस्ट बढ़ती रही ऑन द वन हैंड। ऑन द अदर हैंड जो बैरन लैंड का जो रेशो था, प्रोपोर्शन था, या वो लैंड जो अनइवन लैंड थी, उसको लोगों ने ऑलमोस्ट 100% इवन लैंड में बदल लिया। और ऐसे हम बोल सकते हैं पर हर इंच जो है वो एग्रीकल्चर के नीचे आ गया। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोडक्शन की बल्कि बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते हुए प्रोडक्शन की बढ़ोतरी को चलते हुए ज़मीन जो लैंड थी उसकी कल्टीवेशन के अंडर आने के रेशो के बढ़ते हुए किसान को हर साल कुछ प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं ये स्टैग्नेट कर गए, प्लेट्यू में आ गया कर्व जो था, और एक समय के बाद हम देखते हैं कि वो डिप करता है और टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसमें, हाँ, इसके बावजूद के पहले जो था रिलेटिवली जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर इकॉनमी का मॉडल था उसके मुकाबले प्रॉफिट बढ़े, लेकिन उसके बाद द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट जो था वो डिक्रीज होने लगा, और एक समय जाके वो बल्कि प्लेट्यू में चला गया और धीरे धीरे डिप करने लगा, और द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट नेगेटिव चला गया। और फाइनली ऐसे लगा कि जैसे आज हम कैलकुलेट करते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आज भी नहीं लग रहे, तो उस समय भी नहीं लगते थे। तो इसका मतलब ये है कि उस समय फिर जो प्रॉफिट था वो जिसको हम बोलते हैं घाटे का धंधा, जिसको बोलते हैं खेती घाटे का धंधा है। तो पहला जो सिम्टम है एग्रेरियन क्राइसिस का या बीमार एक खेती के मॉडल का, वो है कि इसमें खेती जो है अनप्रॉफिटेबल हो गई, और अल्टीमेटली जो है किसान जो है वो
पूंजी क्योंकि उसको लेना है। और पूंजी में दूसरा हम देखते हैं कि जो कैपिटल का अपना जो एक चलन है, उसमें तो बैंक हो, मनी लेंडर हो, फाइनेंस कंपनी हो, उसको अपना ब्याज लेना है। और ब्याज जो है किसान को 6 महीने पक्का ही देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने से पहले उसके पास कोई आमदन नहीं है। और इसमें सेकंड कंपोनेंट जो सेकंड वो है, वो ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे गया और फिनांस जो कैपिटल है उसने जैसे ही उसको बल्कि गले को पकड़ा, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इंडेप्टेडनेस का जो फैक्टर है वो आता है। तो ये जो जैसे मलेरिया का होता है ना, बुखार होता है, सर्दी लगती है, फिर उतरता है, पसीना आता है, 8 घंटे 6 घंटे बुखार, उसी तरह का अगर हम इसको पहचान लेते हैं कि इस तरह का ये एग्रीकल्चर सेक्टर में अब क्राइसिस आ गया है, तो इसमें एक एग्रो इकोनॉमिस्ट जो है उनका ये कहना है कि अब इसको इससे अपनी किसान की अपनी मेहनत से ये बाहर नहीं निकल सकता, वो मर रहा है और सुइसाइड्स के ज़रिए वो मर रहा है। तो ये जो आया है इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक्चुअली हम देखते हैं कि 70 लास्ट में 80 में आना शुरू हो गया था ये, मतलब स्टैग्ने वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ, और 80 में आते इसको हम बोलते थे कि अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये पीला होना शुरू हो गया। तो इसलिए इसका ये कहते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसको ज़्यादा और एक्सेलरेट हुआ, ज़्यादा तेज़ हो गया, ज़्यादा गहरा हो गया, ज़्यादा विशाल हो गया। तो ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए डिफरेंट जो सिम्टम है एग्रेरियन क्राइसिस के, फॉर एग्जांपल कुछ लोग सुइसाइड्स को लेकर लड़ रहे थे कि सुइसाइड्स के लिए कंपनसेशन दिया जाए, सुइसाइड्स को रोका जाए, सुइसाइड्स को कैसे रोका जा सकता है, कुछ संगठन इसको लिए लेके लड़ रहे थे, कुछ लोग इसके ऊपर लेख अपने लिख रहे थे, रिसर्च हो रही थी, और कुछ लोग जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो इसके लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग हमारा जो स्पोर्ट प्राइस है ये बढ़ जाए इसके लिए लड़ रहे थे, फिर कुछ लोग लड़ रहे थे इसके लिए कि फ्रेगमेंट्स में लड़ाई चल रही थी, टुकड़ों में लोगों का जो आप सोचिए कि कॉम्प्रिहेंसिव लोग सोचते हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो एक संगठन के लिए एक एरिया में पूरे एग्रेरियन मॉडल को चैलेंज कर लेना मुश्किल है। ये एक संगठन छोटे हैं, उनका विजन भी एक लिमिटेड है, उसके पास कैपेसिटी एबिलिटी कितनी है इस पर निर्भर करता है। तो ये जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसान संगठन जितने भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल वामपंथी लोगों के जितने किसान संगठन थे, उनका आज तक यही रहा है, या पिछले कम से कम 2-3 साल तक पहले यही रहा है कि वो किसानों को एक माली किसान, बड़े किसान, फिर मजले किसान, फिर लैंडलेस किसान, फिर ये कहते थे कि इनमें कंट्राडिक्शन है, ये तो दुश्मन है एक दूसरे के। एक दूसरा फिर उनका ये कहना था कि हमें एमएसपी के लिए लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एमएसपी तो मालिक किसानों की लड़ाई है और मालिक किसान बड़े किसानों को फ़ायदा होता है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम करने के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे बोलिए कि खेमों में बटी हुई हैं, विचारों के आधार के ऊपर भी, उनकी राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उससे भी, और संगठनों का जो तौर तरीका था लड़ने का उसको लेकर भी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि लेकिन ये संघर्ष अलग अलग जगह में आप देखोगे कि हो रहे थे। और एक इसमें एक माइलस्टोन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब किसान यूनियंस बनी हैं, देखिए वो टिकैत की हो, नंजुंडा स्वामी का हो, वो जोशी जी की हो, या पंजाब के लखोवाल राज्यपाल भूपिंदर मान की हो, तो आप उसमें कॉमन फैक्टर देखोगे कि ये जो किसान यूनियंस बनी थी, इसमें कॉमन फैक्टर ये हैं कि ये उस समय लड़ाई में आते हैं जब पूंजी की इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में हो जाती है, मंडियां आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है, प्रॉफिट गिरने लगता है, मंडी में माल बिकता नहीं है। उस सब चीज़ों के लिए फिर टिकैत साहब, मान साहब, राज्यपाल साहब, ये सब मिलके एक लड़ाई के में आते हैं अपनी अपनी जगह में। बल्कि देखिए आप तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में,
कर्नाटक में नंजुंडा स्वामी जी, धर्मान साहब, टिकैत साहब, घासीराम नैन हरियाणा में। तो ये जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, ये एक कृषि मॉडल के क्राइसिस से निकले हुए संगठन थे, व्यक्ति थे, और इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश भी की। लेकिन इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की, उसमें मैं बहुत असर्टिवली कह सकता हूँ कि उसमें इनका इंडिविजुअलिज्म और पर्सनैलिटी कल्ट इतना था कि वो इकट्ठे हो भी जाते थे, फिर लड़के आपस में बिखर जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ है इनमें। लेकिन ये बात कॉमन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल में ही जहाँ डेवलपमेंट हुआ वहाँ भी, जहाँ नहीं डेवलपमेंट हुआ वहाँ भी, इस तरह का सब जगह में जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन था, उसका आप देखिए कि रेशो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बल्कि आज भी हम बोलते हैं कि 55 to 60% जो लोग हैं वो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर तो खेती के ऊपर जब निर्भर करते हैं तो वो एरियाज़ जहाँ इस तरह का मॉडल डेवलप होके नहीं भी आया, वहाँ भी लोगों का जो आप बोलिएगा कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन के अलावा उनके साथ बैकवर्ड सोसाइटी के चलते हुए नॉन इकोनॉमिक कोअर्शन, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, वो भी बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में ही आपको देखने। फॉर एग्जांपल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अर्बन एरिया में भी है, लेकिन रूरल एरिया में जिस पैमाने की आप देखोगे ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन, वो रूरल अर्बन एरिया में उसके पैमाने की नहीं होगी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया ही एग्रीकल्चर सेक्टर के अनइवन होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में द आइडेंटिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेम ऑफ पेजेंट्स और द फार्मर्स, लैंडेड और लैंडलेस, तो इसमें इनमें एक आइडेंटिटी बनती है कि हम एक कम्युनिटी के लोग हैं, हम एक क्लास के लोग हैं। आपके आंदोलन ने उस आइडेंटिटी क्लास के लोग, हमारे आंदोलन ने उस चीज़ को एक हद तक प्रभावित बल्कि आइडेंटिफाई किया, एस्टेब्लिश किया। मतलब जितने कॉन्ट्राडिक्शंस आप बता रहे हैं, कास्ट के या बड़े किसान, छोटे किसान, लैंडलेस किसान, ये बड़े भारी कॉन्ट्राडिक्शंस थे, इनको आपने कुछ हद तक रिजॉल्व किया इस आंदोलन के माध्यम से? हुआ है, कुछ हद तक हुआ है मुझे लगता है। और डॉक्टर साहब, ये जो दो दो इस्टेब्लिशमेंट जो हम लोगों के सामने से गुजरे हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन और उसके बाद के फेजेस को, जैसे थर्ड फेज ऑफ लिबरलाइजेशन की बात की जा रही है, तो यूपीए और एनडीए के जो है नीतियों में आप जो है कृषि के प्रति क्या अंतर देखते हैं? क्या इधर कारपोरेट ज़्यादा डोमिनेट करने लगा है, उधर कम करता था? यूपीए के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खेती की क्या स्थिति थी, मोदी जी के कार्यकाल में खेती की क्या स्थिति है, और ये खेती के प्रति रुख इनका क्या है? थोड़ा सा इस अंतर को भी आप लोग कैसे महसूस करते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करना। नहीं, देखियो, अगर इस सेंस देखना हो तो जैसे देखिए जैसे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू होता है, तो उसमें मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम जो नीतियां लेके आए थे, उसमें बल्कि देखिए ये वैसे तो एक बड़े क्राइसिस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी। एक तरफ इंडिया में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैट एग्रीमेंट हो रहा है, WTO बन रहा है, और उसमें बहुत सा हर सेक्टर के ऊपर जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो रहा है, ये तमाम तरह के जो दुनिया में एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। तो इसको अगर हम एक बड़े पैमाने का क्राइसिस तो था, उसको अगर हम छोड़ दें, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया में पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि टोटल इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और उसमें एग्रीकल्चर को भी मॉडिफाई और रीस्ट्रक्चर करके उस मॉडल में फिट करने की जो ज़रूरत थी और उसकी कोशिश थी, वो उस मनमोहन सिंह के पीरियड से शुरू हो गई थी। देखिए, उस समय भी पार्लियामेंट में जो उन्होंने कानून पास किए, वो एकदम कारपोरेट के या बड़ी कंपनियों के पक्ष के थे।
वो चाहे पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के बारे में हो, हाई यील्डिंग सीड के बारे में हो, सीड के कंट्रोल के बारे में हो, तो ये जो सब वो उसी समय से शुरू हो गए थे। लेकिन आप अगर देखिए, अगर कोई बड़ी चेंज करनी होती है, अगर आप थोड़े दिन पहले चिदम्बरम ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसने उस दिन उसमें लिखा था कि कैसे जिस दिन वो नेक्स्ट डे पॉलिसी चेंजेस के लिए वो ड्राफ्ट लेके जाने वाले थे, कितना उनके मन में ये था कि पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के रूल में वो लोगों ने करना शुरू किया, पहले धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि सडनली आप सब चीज़ों को कर दोगे। जैसे आज इन्होंने मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को खोल दिया है, उस समय ये करना मुश्किल था। आज रेलवे को बेचने की बात हो रही है, उसमें कोई सोचता रेलवे भी बिक जाएगा यार। तो ये चीज़ें कंसेप्चुअली, जो परसेप्चुअली चीज़ों को एडेप्ट करवाना और फिर उसको डिसाइड करके इम्प्लीमेंट कर जाना, ये तो एक समय लगता है इसमें। तो डायरेक्शन दोनों का एक ही है, स्पीड का फर्क 100% एक ही है, स्पीड का फ़र्क है। उन्होंने शुरू किया, अगर उस समय ये होते, ये भी शुरू करते और वो होते आज, तो वो भी इतना ही तेज करते। क्योंकि देखिए दुनिया में मैं एक बात बड़ी क्लियर है कि ग्लोबल वर्ल्ड में आज इस पेस को और इस दिशा को कोई पीपल्स का बड़ा जो आंदोलन है वही रोक सकता है। जो भी किसी छोटा देश है या बड़ा देश है, उस देश में जो लोगों को इस पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में WTO के अधीन काम करना है, या उन्होंने पूरा इस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, इस इकोनॉमिक मॉडल में वर्क करना है जहाँ कारपोरेट वर्क का जगत का वर्चस्व है, तो वैसे ही करना, उस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे उनको। थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वही था, ये उसी तरह का था। और आगे जब हम ये बात कर रहे थे, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तेज होता गया, विशाल होता गया, डीप होता गया, और अभी हुआ ये है कि अभी इनको ये जब दुनिया में, देश में ये आंदोलन चल रहे थे, मैं कॉमन पॉइंट पे एक चीज़ को लाना चाहता हूँ कि हम सब लोग लड़ रहे थे उस क्राइसिस में, जहाँ एग्रीकल्चर में ये डेवलपमेंट हो, ये लेके यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ये मार्केट बनना चाहिए, इसके हम सब लोग अपनी अपनी जगह में कर रहे थे। लेकिन एक समय दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा स्टेटमेंट थोड़ा वो भी लाउडी भी लग सकता है किसी को, कि ये जो 80s के समय में किसान यूनियंस आए और एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से वो निकल के आए, ये लोग जो हैं, ये लोग उस आंदोलन को ना तो यूनाइट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, ना ही उसको आगे बढ़ा पाए, क्योंकि इन किसान आंदोलन के नेताओं के पास वो विजन नहीं था, जो विजन इस पूरे ग्लोबलाइज इन्वेजन ऑफ द कैपिटल और द कॉरपोरेट जो है उसके खिलाफ लड़ने का उनको एक संकल्प देता और उसके लिए लोगों को तैयार करते। बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड शुरू जब होने जा रहा था लिबरेशन, तो उस समय आप देखोगे कि इराक वार के खिलाफ, WTO के खिलाफ दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए। हाँ, सिएटल वगैरह में भी हुआ, तमाम जगहों पे। सिएटल में हुआ, यूरोप में लाखों के लोग आए, और इराक युद्ध के खिलाफ तो पता नहीं मिलियन, हाँ 1.5 मिलियन तक लोग फ्रांस में, पूरे दुनिया में आए। दूसरा, तीसरा आप देखिए कि जब टूनीशिया में, इजिप्ट में, सीरिया में ये लड़ाइयाँ, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, अरब स्प्रिंग बोलते हैं इसको, तो ये दोनों समय हम देखते हैं उसी तरह, क्योंकि उनके पास भी विजन, कोई ओरिएंटेशन नहीं था। बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी इराक वार और WTO के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उसमें उनके पास फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं था। सिमिलरली ये जो किसान आंदोलनों के लोग थे, इनके पास विजन नहीं था, इसलिए वो किसान संगठन जो है कोलैप्स कर गए। और एक आप देखोगे कि एक समय के बाद वो जो पुरानी सोचने की तरीका था उसको लोगों को बदलना पड़ा, जो किसानों को बांटने वाला था, नंबर 1।
नंबर 2 नई जो मॉडल आया डेवलपमेंट का उसको समझना पड़ा। नंबर 3 ये इसमें मैं बोलूँगा कि जब आप इसमें एक माइलस्टोन आता है जब मंदसौर में 6 किसान शहीद होते हैं। मंदसौर में 6 किसान शहीद जब हुए तब, हालांकि वो कोई किसी किसान संगठन की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी एग्रेरियन क्राइसिस के खिलाफ, क्योंकि उनको वीट का रेट पूरा नहीं मिल रहा था। तो वो उस समय पिपलिया मंडी में मंदसौर ज़िले में जब ही 6 किसान शहीद हुए तो उसके थोड़ी देर बाद ही उन किसान को आप देखोगे कि संजय क्या ये इसका बेटा भी जा रहा है, प्रियंका का भाई जा रहा है वहाँ, और लोग वहाँ जा रहे हैं। तो उस समय किसान आंदोलनों के, किसान संगठनों के नेताओं को भी झंझोड़ा उस चीज़ ने, और उस समय किसान आंदोलन के लोग इकट्ठे हुए। और फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट टू राइट, सेंटर, सब जो विचारों के लोग इकट्ठे हुए जीपीएफ में दिल्ली में। और तब उन्होंने प्लान किया कि हमें किसानों के 2 मेन मुद्दे लेकर, एक तो पूरा दाम हमें एमएसपी और दूसरा है कर्ज मुक्ति, 2 मुद्दे लेकर हमें इमीडिएटली लड़ाई शुरू करना चाहिए। दोनों में मुझे लगता है कि काफ़ी इंडेप्टेडनेस के अंदर सुइसाइड्स भी आता है, इंडेप्टेडनेस के अंदर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है वो भी आती है। तो दोनों उसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों मुद्दों को लेकर एक मोर्चा बनने की संभावनाएं शुरू हुई, जो मोर्चा आगे बढ़ के जिसको किसान संघर्ष समन्वय समिति के नाम से जाना जाता है, और जिसने इसे लेकर फर्स्ट टाइम फिर दिल्ली में 2 या 3 बड़े बड़े हुए, देश में यात्राएं हुई, और लगातार जो समन्वय था किसान संगठनों का वो बनता गया। और उन्होंने ही जब ये 2-3 कानून आए तब उस समन्वय समिति ने उसके खिलाफ पूरा प्रचार करना शुरू किया। और यहाँ मैं इस अपनी बातचीत को थोड़ा विराम देने की कोशिश करूँगा कि फिर ये 3 कानून के विरोध में कोरोना लॉकडाउन में उस ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में शुरू करने का अहद लिया गया, और जिसको फिर फाइनली आगे 2nd फेज में या 3rd फेज में ये आंदोलन एक नए रूप में आता है। उसमें हम नेक्स्ट बात में हम करते हैं। मेरा पॉज हाँ, मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जो भी जो है वो रूलिंग क्लास है और जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, उसका एक जो अलाइंस दिखाई पड़ता है कि एक अलाइंस तो जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म है, हिंदुत्ववाद है, और एक कंपोनेंट उसका कारपोरेट का है। तो कारपोरेट प्लस बहुसंख्यकवाद कह लीजिए या हिंदुत्व कह लीजिए, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और जिसने जो पॉलिसीज़ को आजकल चला रहा है। उसके नाते उनको कॉन्फिडेंस है कि हम राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद के नाम पर जो भी नीतियां बनाएंगे वो जनता उसका ज़्यादा विरोध नहीं करेगी, उसको स्वीकार कर लेगी। लेकिन उसके काउंटर प्रोडक्टिव वो हो रहा है, और शायद उस नाते भी ये किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुसंख्यकवाद इस देश में तेज़ी से जोर पकड़ रहा था और लोगों को लगा कि इससे लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक किसानों का जो आर्थिक पहलू है, दूसरे भारतीय लोकतंत्र का पहलू है। तो आपने आर्थिक पहलू पे तो चर्चा की, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र और मौलिक अधिकार और नागरिक अधिकारों के मुद्दों को भी उठाया है, और उसमें कम से कम ये जो डर था लोगों के भीतर कि आंदोलन करेंगे तो जो है कुचल दिए जाएंगे, उस डर को भी तोड़ा है एक तरह से। तो वो किसान आंदोलन डेमोक्रेसी के इशू को किस हद तक उठा पाया है और कितना आप कामयाब हुए हैं इसमें? देखिए, एक तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म या हिंदुत्व जो एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, दूसरा स्टेट, भले स्टेट के लिए बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट और ये मोनोपोली कैपिटलिस्ट जब एक साथ काम करने लगते हैं तो एक तो बल्कि
ठीक है, आप बोलते रहिए। जी बोलता रहो। तो इसमें बल्कि स्टेट को संरक्षण जब दे देती है एक क्लास को, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, जो आज कॉरपोरेट और पूंजीपति जगत जो है करवा रहा है, जो असल में जिसका रास्ता ही खोला है 92 से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यूपीए ने। दूसरी बात यह है कि ये जो देश में जो ये मेजॉरिटेरियनिज्म की जो बात है, देखिए इसमें ये बात अक्सर में काफ़ी मेरे लिए थोड़ा इसलिए इस पर बात करना मुश्किल है कि ये सचमुच में ऐसा सवाल है जो आज के आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ है हमारा, और फ्यूचर के साथ भी इसका गहरा संबंध है। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैं बता रहा हूं कि जब मंदसौर की घटना घटी और जब फर्स्ट बैठक हुआ, तब पहली बैठक से मैं आज तक इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जो वहाँ आंदोलन को हमने बड़ी बड़ी जो पब्लिक मीटिंग्स की, और हमें कोरोना उस लॉकडाउन में मजबूर हो के टेलीफोन पर मीटिंग्स करना, फिर वीडियो मीटिंग करना या जूम मीटिंग की तरफ हम आए, ये उस दौर का एक है। तीसरा ये है कि 3 कानून को लेकर जब हमने लड़ाई, बल्कि सोचा कि लड़ाई शुरू की जाए, उस समय लगता नहीं था कि हम लड़ाई शुरू कर पाएंगे। तो उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे खुल के कहने चाहिए, वो ये हैं कि क्योंकि 3 कानून का मुद्दा और एमएसपी का मुद्दा और कर्ज का मुद्दा, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे देश की किसान जनता के लिए तो हैं ही, लेकिन जिसके लिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वोकल विक्टिम वो पंजाब की फार्मिंग कम्युनिटी थी। एंड उसके लिए मेरा एक लकी हूँ मैं कि मैं पंजाब के ही एक संगठन को उस समय वहाँ लीड कर रहा था। और भी लकी मैं इसलिए हूँ कि ये आने से पहले मैं जब कानून आए उससे मैं 3-4 महीने पहले ही एक संगठन में इंडिपेंडेंटली फैसले लेने के योग हो गया था एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोरोना लॉकडाउन में अगर पंजाब के संगठन जो AIKSCC के साथ जुड़े हुए थे वो पहलकदमी नहीं करते तो आंदोलन नहीं हो सकता था, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के AIKSCC के संगठनों ने खुद आंदोलन के साथ साथ पंजाब में जितने भी और संगठन थे उनको भी आमंत्रित किया कि आओ हम एक साथ संघर्ष करें। तो एक बड़ा मोर्चा हो गया और बड़ा आंदोलन हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सचमुच में हमारे अंदर एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सोच में कि हम कोई डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कोई फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस समय एकदम नहीं था। बिल्कुल एकदम ये था कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम कैसे 3 कानून के खिलाफ, कैसे हम MSP का मुद्दा जोड़ के लड़े। हालांकि आज मुझे लगता है कि उसी समय हमें कर्ज का मुद्दा भी जोड़ देना चाहिए था, जो हमसे गलती हो गई। तो लेकिन जैसे ही ये आंदोलन हम करना शुरू किए, और पंजाब में बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं। पंजाब इज़ ए बॉर्डर स्टेट, पंजाब वो स्टेट है यहाँ सिख मेजॉरिटी में है, सिख वो कम्युनिटी है जिसकी एक हिस्ट्री है कंट्रीब्यूशन की समाज के लिए। पंजाब एक वो स्टेट है जो एग्रीकल्चर में सबसे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक लेबॉर्ट्री बन के सामने आया है। पंजाब एक वो स्टेट है जहाँ का, जो मैं पहले फैक्टर बता रही है कि जहाँ की फार्मिंग कम्युनिटी को मंडी और ये मॉडल को आगे डेवलप करने का ज़रूरत है, बहुत डीप क्राइसिस में चला गया है। तो ये तमाम फैक्टर के चलते हुए पंजाब बिकेम ए स्टेट जिसके संगठनों के ऊपर एक वो जिम्मेदारी आ गई
कि वो इस एग्रीकल्चर क्राइसिस की इस लड़ाई को लीड करें। जिम्मेदारी आ गई है नहीं, जिम्मेदारी बाद में डली है। पहले उन्होंने AIKSEC के घटक के तौर पर काम शुरू किया, फिर सब ने मिलकर किया, एंड फाइनली AIKSEC के जरिए देश के बाकी संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट हुआ, किया नहीं हुआ, क्योंकि मंदसौर से एक ट्रिगर पॉइंट मिला। हाँ, ट्रिगर पॉइंट मंदसौर से मिला था, पंजाब से ही नहीं मिला, फिर मध्य प्रदेश से मिला। हाँ, पहले मंदसौर से इकट्ठा हुए थे। मंदसौर से इकट्ठे हुए फोरम ने 3 कानून की लड़ाई का बिगुल बजाया, और ये जो 26-27 नवंबर 2020 को दिल्ली आने हैं, जो संविधान दिवस के दिन, संविधान दिवस के दिन, ये AIKSEC का ओरिजिनल फैसला था। हमने बाद में अडॉप्ट किया है SKM ने। तो ये जो इवेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, आप देखोगे कि इसमें प्योरली 3 कानून, MSP या कुछ और मुद्दे थे जिनको जोड़कर रखा था। उसमें एक डिमांड थी ऐसी जो बाद में उस तरह से नहीं उभारी गई कि जितने भी देश में बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, पत्रकार जिसके ऊपर केस हैं, वो केस वापस लिए जाएं, जो जेल में उनको छोड़ा जाए। बाद में ये वो डिमांड नीचे चलेगी ड्यू टू मैनी रीजन। लेकिन ये जब जैसे ही ये किसान आंदोलन ने दिल्ली की तरफ मुंह किया, और इसमें भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये पंजाब से किसान नहीं आते थे तो वो दिल्ली नहीं आ सकते थे, क्योंकि पंजाब का माहौल ऐसा बन गया था जिसमें पूरा पंजाब, सब अकाली, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सिख, हिंदू, सब लोग जो थे वो आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। असेंबली में मता पास हो गया था, सिखों के जो शख्सियतें थी, संस्थाएं थी, उन्होंने मते पास कर दिए थे। तो पूरा पंजाब एकजुट होकर 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ चला था, और हरियाणा ने उसका सहयोग किया। हरियाणा आगे था, कुछ रूट्स में हरियाणा आगे भी रहा, लेकिन मूल रूप में पंजाब के लोग आए थे। और उसमें जो सिख जो कम्युनिटी है, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो आंदोलन में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये, लेकिन जैसे ही आंदोलन ये देशव्यापी आंदोलन बन गया, और इसमें SKM के रूप में देशव्यापी आंदोलन बना, और जैसे ही उधर से रेजिस्टेंस आया मोदी और अमित शाह की तरफ से, तो 2 फोर्सेस के बीच जो ये कंट्राडिक्शन के जरिए रेजिस्टेंस हुआ, इसने अपना डेमोक्रेसी वाला जो एलिमेंट है वो भी सामने आया। इसी से जुड़ा एक सवाल है, वो अलगाववादी लोग हैं, उनका एक योगदान है या बाहर के लोगों का योगदान है, और ये नैरेटिव जो है ये सीमित नहीं है, ये बड़े पैमाने पर रचा गया है, फैलाया गया। अच्छा, 26 जनवरी की घटना को भी थोड़ा सा जोड़ते हैं, अभी हाल में एक निहंग की घटना हुई उसको जोड़ते हैं। तो एक तो आरोप अलगाववादी जो पंजाब में अभी भी कुछ लोग हैं, उनके बहाने आरोप लगाया जाता है कि एक तरह से इस आंदोलन को उन लोगों की मदद है, ऐसे लोग हैं। दूसरा आरोप ये लगता है कि इसमें आढ़तियों का जो नुकसान हो रहा था इन 3 कानूनों से, उसके नाते ये मामला जो है वो ज़्यादा मतलब जो है वो हुआ है। और एक जो तीसरी बात ये कही जाती है कि जो देश के जो वामपंथी लोग हैं, वो जिस तरह से जो है दक्षिणपंथी राजनीति भारत में तेज़ी से उभरी है, उसके बाद वो लोग हाशिए पे चले गए थे, और वो अपने को रीग्रुप करने के लिए, अपने को भारत की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन की पटकथा लिखी है। तो इन तीनों आरोपों के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं। जो नहीं, देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आंदोलन शुरू कर रहे थे, जब आंदोलन शुरू हुआ, उस समय कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि एकदम स्पॉन्टेनिटी से निकला हुआ आंदोलन था ये, जो मंदसौर और 3 कानून सरकार लाई, और उसको रिस्पॉन्ड किया हमने प्लान नहीं किया, कुछ चीज़ रची गई, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। मंदसौर को दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन लाल किले की घटना के बाद मैं बात आ रहा हूँ उस पर। एक दूसरी बात ये है कि जब ये आंदोलन बन गया, तो उसमें तो डिफरेंट फोर्सेज इन्वॉल्व जो हैं, उसका एक अपना आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, अपना उसका कोई निशाना है, क्योंकि पंजाब के लोग ज़्यादा थे, और पंजाब में सिखों की जो संस्थाएं हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। और ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि सिखों में भी
जो अलगाववादी कहिए जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट थे, उनका एक इन्वॉल्वमेंट था इसमें, और वो चाहते थे कि जैसे हम इसको दिशा देना चाहें वैसे दिशा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति में और पंजाब के संगठनों में आंदोलन शुरू करने वालों में बहुत सारे किसान संगठन थे जो वामपंथियों के थे, तो इसलिए उनकी हाजिरी और उनका एक्टिव होना किसी को लग सकता है कि उन्होंने, क्योंकि हाशी इसलिए नहीं, वो तो आंदोलन मंदसौर से होके 3 कानून के खिलाफ रचा गया और वो ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं, वो आंदोलन में आए। हालांकि मेरा तो इस पर एक और रिजर्वेशन है कि जिस एनर्जी से, जिस एबिलिटी से वामपंथियों को इन्वॉल्व होके करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनको बहुत, जिस तरह की सिचुएशन देश में डिमांड करती है काम करने के लिए, उनको तो हर अपना A to Z हर किस्म की एनर्जी जो थी इसमें लगानी चाहिए थी, नहीं लगाई। मेरा ये उन पर आरोप है ये बात को लेकर। दूसरी बात ये है कि ये बात सही है कि 26 जनवरी को जो एक चीज़ हुई वो एक तरह का बोलिए वो था अपवाद था। वो मोर्चे की लीडरशिप नहीं चाहती थी। कोई लीडर, मोर्चे की लीडरशिप ये तो चाह सकती है, अभी निहंग वाली भी घटना हुई है तो हाँ इस पर भी आता हूँ, लेकिन मोर्चे की लीडरशिप की कोई इस तरह की सोच नहीं थी, बल्कि मोर्चे की लीडरशिप को झेलना पड़ा, उसके चलते हुए मेजॉरिटी लीडरशिप को झेलना पड़ा और आंदोलन गिरते गिरते बचा। जी, नुकसान हुआ। हाँ, मोर्चे की लीडरशिप में 2 तरह की राय है कि हो सकती है कि जो हमारे पंजाब में या देश में जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोचता हूँ कि हमें देश पैमाने पर सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट के जो बड़े गुरु हैं सब मिलकर इकट्ठे होकर एक सर्वधर्म सभा करें और किसान आंदोलन को समर्थन करें। तो इसमें क्या बुराई क्या है, करनी चाहिए। अगर सब पार्टियां कर सकती हैं तो सब धर्मों के लोग क्यों नहीं करेंगे, क्यों करना चाहिए। क्योंकि किसान जो है हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, हर जगह में जो पकवान पकते हैं उसका रॉ मटेरियल देता है, हर इंसान को उसका वो देता है जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी जन्म से होके मरने तक उसको प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो इसलिए अपने अन्नदाता के लिए क्यों नहीं आना चाहिए, भगवान को भी आना चाहिए। तीसरा ये है कि ये जो निहंगों वाली घटना घटी है ना, ये तो एक कोइंसिडेंट है। ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पंजाब का बच्चा हर संस्था, हर संस्थान जो था वो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है। और उसमें इस तरह के माहौल में जो लंगर आए, जो संस्थाएं आईं, उनमें बहुत सारे लोग प्योर सिक्खी के रूप में भी सोचने वाले थे, आज भी हैं। लेकिन अगर वो किसान आंदोलन को किसानी मुद्दों के तौर पर नहीं सोचेंगे तो वो आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ये निहंगों वाली घटना जो है, ये हमें तो ये लगता है कि ये घटना नहीं थी घटनी चाहिए। अगर उस तरह की कोई बेअदबी हुई भी थी तो उनको पकड़ के रखना चाहिए था, उनको हैंड ओवर करना चाहिए था। जो हुआ ठीक नहीं हुआ है। और तीसरा, जो बाद में फैक्ट सामने आए हैं, वो फैक्ट, सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी अगर बेअदबी हुई है तो, अगर हुई है तो, लेकिन उसको सच निकालना चाहिए था। एंड फाइनली जो बाद में चीज़ें सामने आ रही हैं उससे थोड़ा डाउट भी खड़ा होता है तो किसी मंत्री कि के साथ कहीं ये एजेंसी जो है उनका कोई हाथ तो नहीं इन पूरी चीज़ों में। और हम तो दूसरी जो 26 की घटना घटी है, 26 जनवरी की, उसमें भी हमने देखा कि जिस तरीके से रास्ता देने के लिए, रास्ते पर लोगों को जाने के लिए जिस तरह लोगों को जाने दिया गया, उसमें मुझे तो पर्सनली लगता है कि वो भी एक ट्रैप था। हम लोग ट्रैप में फंसे और हमने ढंग से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, फेलियर हुआ हमारा, नुकसान हुआ हमारा। तो ये चीज़ों को मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसमें हमने देखा कि
बेशक हमारा किसान आंदोलन किसानी मुद्दों के ऊपर लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इस आंदोलन ने एक रीढ़ की हड्डी की तरह बाकी लोगों को एक शक्ति दी, बाकी फोर्सेस को एक पास आने का मौका मिला, और जैसे ही पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ, तो मेरा एक विचार इसके बारे में बना कि किसान आंदोलन अगर चले, और अगर ये जैसे कल हमारी ट्रेड यूनियंस के साथ एक उनका कन्वेंशन था, उन्होंने हमें बुलाया था, अगर ट्रेड यूनियन जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन, किसानों के ऑल इंडिया जो SKM है और बाकी लोग मिलके अगर देश की ग्लोबलाइज्ड या कॉरपोरेट पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़े, तो इसमें एक तीर के साथ दो निशाने हो सकते हैं। नंबर 1 तो कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई का एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा सकता है, क्या हो सकता है। नंबर 2 प्रो कॉरपोरेट जो फोर्सेस हैं, जो कॉरपोरेट्स को लाना चाहते हैं, जो लाए हैं, उनका जो राजसत्ता है उसको चैलेंज किया जा सकता है। और इस आंदोलन ने बहुत सारे ऐसे लेसन दिए हैं, बहुत सारी प्राप्तियां की है, लोगों को जोड़ा है आपस में। फर्स्ट टाइम कॉरपोरेट के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई का स्लोगन दिया है, स्लोगन नहीं दिया, लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। फर्स्ट टाइम टैक्स टाइप प्रणाली जो है टोल प्लाजे की, उसका बाइकआउट किया है। फर्स्ट टाइम बीजेपी का एकदम बाइकआउट करके कुछ एरियाज़ में बीजेपी RSS के लोगों की नींद हराम की है। फर्स्ट टाइम मुस्लिम जाटों की एकता के लिए स्लोगन दिया है, गुज्जर और मीना लोगों की एकता के लिए किया है। तो फर्स्ट टाइम एक डायरेक्ट कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ दुनिया का जो है उस मॉडल के खिलाफ एक लड़ाई का वो दिया है। और फर्स्ट टाइम एक बड़ा आंदोलन जो 1 साल चला है, इसका एक इतिहास रचा है इस आंदोलन ने। मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहता हूँ आढ़तियों के बारे में, और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मेरे, मैं रख देता हूँ, आप बताइएगा। एक तो किशन पटनायक जी जो कि समाजवादी नेता थे और वो किसान आंदोलन वगैरह पर भी बहुत चिंतन और लिखते पढ़ते रहते, तो उनका ये कहना था कि लंबे समय तक किसान आंदोलन को अराजनीतिक नहीं होना चाहिए, और अराजनीतिक होने में जो है फिर वो बहुत कुछ सत्ता में परिवर्तन और बहुत कुछ जो है चीज़ें वो नहीं कर पाता। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है कि कब तक हम पॉलिटिक्स से विड्रा करते रहेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो मानव सभ्यता की जो एक तरह से का भविष्य है, लंबी यात्रा है, उसमें कृषक समाज या किसान का क्या भविष्य है। किसान जो है, जैसे WTO ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि भारत के ही जो है वो 40 करोड़ लोगों को 20 साल में गांव से शहर में ले आना है, ये योजना है। दुनिया भर में 4 अरब किसान हैं, उनकी आबादी को 1 अरब करना है। और बहुत सारे लोग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, जैसे आप थियोडर शेमिन को जानते ही होंगे, जिन्होंने पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी जैसी किताब लिखी है। तो ना कैपिटलिस्ट मॉडल में किसानों का कोई भविष्य दिखाई पड़ता है और ना कम्युनिस्ट मॉडल में किसानों का कोई भविष्य दिखाई पड़ता है। दोनों मॉडल में किसानों को लगता है कि ख़त्म ही होना है। तो आप किस मॉडल की बात कर रहे हैं किसानों के भविष्य के लिए, जिसमें किसान भी रहे और जो है, क्योंकि दुनिया भर में कृषि संकट में है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कहीं ऐसा नहीं है कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। तो मैं थोड़ा सा जो है चाहूँगा कि सिलसिलेवार आड़तियों पर बोल दीजिए, फिर राजनीतिक दलों से संबंधों पर, और तीसरा जो बड़ा सवाल है कि किसानों का सभ्यता मूलक क्या भविष्य है। देखिए, मैं इतना अपने सोच से जो सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा मॉडल्स के बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन पहली बात तो आड़तियों के बारे में देखिए, आड़तिया कम्युनिटी जो है ये 30,000 से कम लोग हैं। ये लाइसेंसी जो है, इनका काम है कमीशन एजेंसी का, लेकिन इनका जो काम सूदखोरी करते हैं जो आड़ती है, जो बहुत कम हो गया है अभी मनी लेंडिंग का काम, क्योंकि अभी थोड़ा जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो मनी लेंडिंग बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो बढ़ गया है काफ़ी। 70% 30% बचा है अभी, शायद 70 बैंकिंग हो गया, 30 मनी लेंडिंग का हो गया। लेकिन इनकी जो छवि है ये इस कारण से कि ये मनी लेंडिंग, इनका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था बहुत एंटी फार्मर था,
कंपाउंड इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट को रेट को बहुत ज़्यादा लेना, और फिर लैंड को गिरवी रखवा लेना, मतलब तरह तरह के कारणों से कमीशन एजेंट, आड़तिया एज ए मनी लेंडर लोगों के नज़रों में नफ़रत का पात्र था। और एक कारण ये भी था कि अभी तक नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के मॉडल से पहले जो आड़तिया का काम करते थे, बेसिकली मनी लेंडिंग का काम करते थे, वो ज़्यादा हिंदू थे। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सिखों फार्मर जो हैं वो भी बड़ी गिनती में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेट्रोल पंप कमीशन एजेंट के रूप में सामने आए। तो उस एंगल से कमीशन एजेंट के रूप में मंडी का खतरा उन पर बना हुआ है, मंडी तोड़ने का खतरा। तो हमारा ये कहना है कि ठीक है, जहाँ किसान कमीशन एजेंटों से कई गुना ज़्यादा तो वर्कर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारी, मजदूर, किसान, वो उसमें कमीशन एजेंट भी हैं। मतलब हम तो बहुत देर से ये डिमांड उठाते आ रहे हैं कि कमीशन एजेंट और मनी लेंडर के प्रोफेशन को अलग करो, वो उसका अलग लाइसेंस हो, उसकी अलग कंप्यूटराइज्ड वो हो, उसकी ऑडिटिंग हो हर साल, एंड दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर ये हो जाता है तो कमीशन एजेंट का धंधा उस तरह का नहीं होगा जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। कमीशन एजेंट तो इतना ही है ना कि मंडी में वो एजेंसी और किसान के बीच एक काम करता है, वो लेबर देता है, सर्विसेज देता है, किसान के लिए कुछ वो करता है, उसका कमीशन लेता है। तो उतरवाई, पहले उतरवाई है, फिर उसकी सफाई है, फिर वो भरी जाती है, फिर उसकी सिलाई होती है, उसकी तुलाई होती है, उसकी लदाई होती है। तो उसके लिए पूरा एक लेबर का काम, लेबर की ऑर्गेनाइजेशन जो अरेंजमेंट है वो आड़तिया करता है। उसको जो पैसा है वो एजेंसी देती है या किसान को बहुत कम देना पड़ता है। इसलिए कमीशन एजेंट का जो दुखदाई इस मूवमेंट के साथ आना वो बहुत नेचुरल अलाई है, वो मंडी को बचाने के लिए। दूसरा है कि आपने जो सवाल उठाया था ए पॉलिटिकल होने का। देखिए, मैं भी किसी भी व्यक्ति के सोच को, उसके कर्म को ए पॉलिटिकल मानता नहीं हूँ। हर काम, हर सोच राजनीतिक होती है। किसान संगठन और किसान संगठनों का सोच और उसका व्यवहार और उसकी जो सरगर्मी है, आंदोलन है, वो आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन वो आंदोलन अगर कारपोरेट के खिलाफ लड़ता है, बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, तो अपने आप में ये एक पॉलिटिक्स है। वो किसान आंदोलन पॉलिटिकल डिविजन्स को कैसे हैंडल करता है, पॉलिटिकल दलों की डिवीजन को, पॉलिटिकल दलों की सोच को कैसे हैंडल करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस में अपने आंदोलन, अपनी यूनिटी, इंटेग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाता है, ये उसका एक मामला, आंदोलन का, संगठन का मामला है। लेकिन वो ये कहे कि हम राजनीतिक नहीं हैं, ये नहीं हो सकता। वो चाहे ये कहता है, कोई किसान, मान लीजिए उग्राहा जी का ग्रुप ये कहता है कि हम किसानों को बोलेंगे भाई सब लोग चोर हैं, किसी को वोट मत दो, ये भी राजनीति है। सुरजीत फूल का संगठन या कोई संगठन ये कहता है कि सबका बाईकाट करो, ये भी राजनीति है। और कोई संगठन ये कहता है कि फला लाल झंडे वाले को वोट दो, ये भी राजनीति है। कोई लोग ये बोलते हैं कि कारपोरेट के विरोध में या हक में बोलते हैं, ये भी राजनीति है। तो राजनीति तो है, राजनीतिक नहीं हो सकता। ये फैसला केस टू केस होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सारे राजनीतिक दलों को किनारे। आपका जो सवाल है असल में ये है, इसका बुनियाद ये है कि देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे के बारे में, उसके विकास और उसके तब्दीली के बारे में क्या अप्रोच है, किस अप्रोच के जरिए वो निशाने पर पहुंचा जाएगा,
किस ओरिएंटेशन के उस निशाने पर पहुंचा जाएगा। वो जैसे किशन पटनायक जी बताते होंगे, उनका ये कहना होगा कि किसान आंदोलन और किसान संगठन के लोगों को वो चीज़ अचीव करने के लिए, उसके लिए जो कोई भी राजनीतिक टूल बनता है जी, यही बात है, उसमें किसानों को शामिल होना चाहिए। शामिल यही कहते हैं। ठीक है, तो मेरा भी यही सोच है। मेरा ये सोच है कि मेरे किसान संगठन को अगर मैं पॉलिटिकल पार्टियों के इन्फेक्शन से नहीं बचाऊंगा तो मेरा किसान संगठन 10 शाखाओं में बढ़ जाएगा जब इलेक्शन आएगी। तो इसलिए उनको पॉलिटिकली एकजुट कैसे रखना है, उनको पॉलिटिकली उस ओरिएंटेशन में कैसे लेके जाना है जो मेरा संगठन सोचता है, जी, उसके लिए क्या टूल बनाना है, जी, उसके लिए किसान आंदोलन और किसान मुद्दों के जो नारे हैं उसको दूसरे नारों की तरफ कैसे लेके जाना है, जी, ये डिपेंड करेगा किसी संगठन और आंदोलन की लीडरशिप के ऊपर। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक जो असली राजनीतिक जो है ये राजनीतिक दल से हो सकती है। जी, लेकिन कोई बोले कि राजनीति नहीं कर रहा है वो ठीक नहीं है, होता नहीं है कभी ये। दूसरा तीसरा था आपका सभ्यतामूलक सवाल कि किसान का क्या भविष्य है, आगे किसान रहे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पर भी कहा जाता है कि भाई किसान जो है एक तरह से ट्राइबल कम्युनिटी है, और जो सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी तो ट्राइबलिज्म ख़त्म होगा तो किसान भी जो है सिविल सोसाइटी में चला जाएगा और जो है अर्बनाइज हो जाएगा, तो किसान कहाँ रहेगा। तो जो भी कारपोरेट योजना है या जो डेवलपमेंट की जो योजना है उसमें कहाँ किसान की जगह बनेगी। देखिए, एक तो प्रेजेंट में मैं अपनी बात बोल रहा हूँ अभी, इस आंदोलन से पहले भी 8-10 साल पहले से, और इस आंदोलन में खास करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हमारे देश में इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, वो अनइवननेस एग्रीकल्चर है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज है, कल्चर में है, ये तमाम डाइवर्सिटी के बावजूद भी और किसानों के अंदर डिफरेंट सेक्शन जस्ट लेयर्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी होने के बावजूद भी, लैंडलेस भी हैं, छोटे भी हैं, मार्जिनल हैं, मिडल हैं, बड़े, उसमें मेरा ये मानना है कि देश में एक ऐसा सेक्शन है ये इंडिया में जो जिसकी अगर एफर्ट होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी, इन वननेस एज ए से सिंगल फोर्स, सिंगल क्लास, सिंगल स्ट्राइकिंग पावर जो है, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है, जो हमारे वामपंथी साथियों ने उसको डिवाइड डिफरेंट नज़रिए से रखा है। हमारे जो साथी भाषाई डिफ्रेंशिएशन करते हैं या कास्ट का करते हैं, वो दूसरी तरह से डिवाइड करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें स्कोप ऑफ यूनिटी जो है, दैट इज़ द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द पीपल, जो तमिलनाडु में और पंजाब में एक डिवाइड डाइवर्सिफाई करने वाली फोर्सेस से ज़्यादा यूनिफाई करने वाली फोर्स जो है, दैट इज मोर पावरफुल। मतलब आप किसान आंदोलन से जोड़ भी रहे हैं देश को, ये भी एक फैक्टर है। ये मैं जोड़ रहा हूँ। अच्छा। देश को एक बात है, पहले मैं सोचता हूँ कि जैसे कुछ साथी कमेंट करेंगे कि यार क्या है इस आंदोलन में, मालिक किसानों का आंदोलन है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो 90-91 के बाद
मैं दोनों चीज़ों को जोड़कर बोल रहा हूँ। 1991 के बाद वर्ल्ड की सिनारियो में जो बना है, एक तरफ एनमी जो बड़ा क्लियर कट सामने किसानों को दिखाई दे रहा है और दिखाया जा सकता है, और दूसरी तरफ किसान, पर्टिकुलरली अगर हमने अपने देश की बात करनी हो तो किसान जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप बोल रहे हो कि बाहर निकालने की WTO या कोशिश कर रहे हैं, गांव से शहर में लाने की और तो वो एक डिस्कशन का अलग सवाल है कि क्या करेंगे उनका। लेकिन आज की परिस्थिति में जो ये सेक्शन जो है किसानों का, जितना बड़ा ये है और जो है, इसकी संभावनाएं एकजुट होके देश के किसी भी पॉलिटिकल प्रक्रिया में, संवाद में, चेंज में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने की एक संभावना ही नहीं, मुझे तो लगता है कि ये एक एस्टेब्लिश हो गया है चीज़ के ये करने की परिस्थिति में है, बशर्ते कि जो लोग एक नए मॉडल की तरफ लेके जाना चाहते हैं उनकी इस परिस्थिति को रिकग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, रिकग्नाइज करें। जिसके लिए मैं ये मानता हूँ कि मैं तो जब से ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आया है, जब से बहुत सारे सुइसाइड शुरू हुए हैं, अग्रेरियन क्राइसिस में किसान गया है, और केवल सुइसाइड पंजाब में नहीं, तमिलनाडु में भी हो रहे हैं, एक जैसे पैटर्न में चीज़ें जा रही हैं, सामने दुश्मन एक जैसे साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें मेरा ये कहना है कि अगर देशव्यापी आंदोलन में किसान आंदोलन की भूमिका जो है वो एक वाइटल रोल अदा कर सकती है। जो लोग किसानों के आंदोलन को, खास करके मालिक किसानों के आंदोलन को मिटिगेट करते हैं, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे तो इसकी इम्पोर्टेंस ये पिछले 30 साल में 40-30 साल में बहुत बढ़ गई लगती है, और ये इस आंदोलन ने इसको इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि ये आंदोलन ने जो सेंट्रलाइज्ड राज सत्ता के संकल्प को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, या और सेंट्रलाइज्ड करना चाहते हैं, इस आंदोलन ने, या ये जो ऑब्जेक्टिविटी क्लास एक क्लास के रूप में सामने आई है, जिसकी संभावनाएं फ्यूचर में रहेंगी, मुझे लगता है ये उसके विरुद्ध एक बड़ी मतलब कि ताकत के रूप में आएंगे। ये जो पिछले, अभी पता नहीं यूपी इलेक्शन में क्या होगा, दैट आई डोंट नो, बट ये एक कारण वो अलग अलग हैं। बल्कि अगर पंजाब का किसान अन्नदाता है तो तमिलनाडु का किसान भी अन्नदाता है, उसकी रिस्पेक्ट है, सोशली आइडेंटिफाइड है, सोशली रिकग्नाइज्ड है, सोशली बड़ी क्लास है। सिमिलरली देश में जब आ जाएगा तो उस तरह का आएगा, नहीं तो जितनी बड़ी सेक्शन ने देश में इसको, इंटेलेक्चुअल्स में जितना इसको वो दिया है, मान्यता दी है, रिस्पेक्ट दी है, रिकॉग्नाइज मिलती थी अगर कोई और सेक्शन हो। जी। और ये जो मिला है, इससे बहुत सारे जिस तरह की डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इनकी एकजुटता होना, इनका एक वर्टिब्रल कॉलम की तरह इकट्ठे हो जाना, और इनमें अगर कोई उस तरह का एक सेंटर बन जाए जो दिमाग का काम भी करे, तो देश में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं ऐसे आंदोलन की रहेंगी। और जहाँ तक है इस आंदोलन का, मुझे लगता है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन के साथ साथ देश के लोगों का आंदोलन जो है, ये 3 कानून अगर चले भी जाएं, किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।